Good morning students, myself Rajeshwari Devi Rathore, Assistant Professor in the Department of History. मैंने अपने पिछले वीडियो में नेपोलियन बोनापार्ट सम्राट के रूप में के अंतर्गत उसके युद्धों पर चर्चा की थी। आज हम नेपोलियन बोनापार्ट का तीसरा भाग ही लेंगे जो कि सम्राट के रूप में, और इसके अंतर्गत हम लेंगे उसकी महाद्वीपीय व्यवस्था या महाद्वीपीय नाकाबंदी। टिलसिट की संधि के बाद अब इंग्लैंड ही फ्रांस का एकमात्र अविजित शत्रु बचा था। ऑस्टरलिट्ज, जेना एवं फ्रेडलैंड के युद्धों में ऑस्ट्रिया, प्रशिया एवं रूस को परास्त करने के बाद यूरोपीय महाद्वीप में नेपोलियन ने अपने सैनिक एवं साम्राज्यवादी वर्चस्व का सिक्का जमा लिया था। नेपोलियन के साम्राज्यवादी अहंकार के सीने में स्वतंत्र इंग्लैंड का अस्तित्व एक जहरीले तीर की तरह चुभ रहा था। नेपोलियन की आकांक्षा थी कि वह इंग्लैंड की भूमि पर जाकर परास्त करे। स्थलीय युद्धों में नेपोलियन का कोई सानी नहीं था, लेकिन नेपोलियन की मुख्य समस्या यह थी कि इंग्लिश चैनल को पार करके इंग्लैंड की भूमि पर कैसे पहुंचा जाए। इंग्लैंड की नौसैनिक शक्ति बहुत प्रबल थी और इंग्लिश चैनल में ब्रिटिश नौसेना के चक्रव्यूह को तोड़ पाना बड़ा दुष्कर कार्य था। लेकिन नेपोलियन इंग्लैंड को येन केन प्रक्रेन परास्त करने के लिए कटिबद्ध था। इंग्लैंड को उसकी विशिष्ट नौसैनिक शक्ति के कारण प्रत्यक्ष न हरा पाने की व्यवस्था को जानकर नेपोलियन ने उसको अप्रत्यक्ष रूप से हराने की योजना बनाई, और यह अप्रत्यक्ष तरीका था आर्थिक युद्ध का। नेपोलियन द्वारा इंग्लैंड के विरुद्ध चलाए गए इस आर्थिक युद्ध को महाद्वीपीय व्यवस्था अर्थात कॉन्टिनेंटल सिस्टम या महाद्वीपीय नाकाबंदी अर्थात कॉन्टिनेंटल ब्लॉकेड कहा जाता है। इंग्लैंड की समृद्धि का मुख्य आधार उसके औद्योगिक उत्पादनों का विदेशी क्षेत्रों में निर्यात था। इंग्लैंड को नेपोलियन दुकानदारों का देश अर्थात अ नेशन ऑफ शॉपकीपर्स कहता था। नेपोलियन का मानना था कि यदि इंग्लैंड में तैयार की जाने वाली वस्तुओं का बाहरी क्षेत्रों में विक्रय प्रतिबंधित हो जाए तो इसका इंग्लैंड के व्यापार एवं उद्योगों पर बड़ा प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और इंग्लैंड आर्थिक बर्बादी की स्थिति में आ जाएगा। तब वह स्वतः ही फ्रांस के सम्मुख घुटने टेक देगा। फ्रांस एवं उसके सहयोगी देशों द्वारा यूरोप में ब्रिटिश वस्तुओं के व्यापार पर लगाए गए प्रतिबंध की नीति को महाद्वीपीय व्यवस्था या महाद्वीपीय प्रतिबंध या नाकाबंदी कहा जाता है। महाद्वीपीय व्यवस्था को नेपोलियन द्वारा 21 नवंबर 1806 की बर्लिन आज्ञप्ति द्वारा लागू किया गया। इस आज्ञप्ति में यह घोषणा की गई, ब्रिटिश द्वीपों को तत्काल प्रभाव से अवरुद्ध घोषित किया जाता है। उनसे किए जाने वाले समस्त वाणिज्य पर प्रतिबंध लगाया जाता है। यूरोपीय महाद्वीप में फ्रांस एवं उसके मित्र राष्ट्रों की सीमाओं के अंतर्गत अंग्रेजी नाम पते वाले पत्रों तथा गट्ठरों को जब्त कर लिया जाएगा। अंग्रेजी सामानों के संग्रह स्थलों को भी जब्त कर लिया जाएगा। अंग्रेजी सामान की प्रत्येक वस्तु, समस्त अंग्रेजी जहाज, ब्रिटिश उपनिवेशों से आने वाले कच्चे माल से लदे जहाज, इन सभी को यूरोपीय बंदरगाहों, जिसमें तटस्थ राष्ट्रों के बंदरगाह भी शामिल होंगे, से बहिष्कृत रखा जाएगा। ब्रिटिश वस्तुओं के प्रतिबंध की इस महाद्वीपीय व्यवस्था को बाद में जारी अन्य आज्ञप्तियों द्वारा अधिक सुदृढ़ एवं व्यापक बना दिया गया। ब्रिटिश सरकार ने नेपोलियन की बर्लिन आज्ञप्ति का जवाब काउंसिलीय आदेशों अर्थात ऑर्डर्स इन काउंसिल के द्वारा दिया, जो जनवरी 1807 से नवंबर 1807 के मध्य पारित किए गए। इन काउंसिलीय आदेशों के अनुसार ब्रिटिश सरकार ने ये घोषणा कर दी कि फ्रांस एवं उसके मित्र राष्ट्रों से व्यापार करने वाले जहाज़ों को पकड़ लिया जाए। साथ ही तटस्थ जहाज़ों का ब्रिटिश बंदरगाहों पर रुकना अनिवार्य कर दिया गया, ताकि उनके माध्यम से ब्रिटेन का सामान शत्रु देशों के क्षेत्रों में पहुंचाया जा सके। इस प्रकार व्यापारिक प्रतिबंध का यह युद्ध फ्रांस और इंग्लैंड के मध्य एक तरफा नहीं रहा, बल्कि पारस्परिक हो गया। इस नवीन प्रकार के आर्थिक संघर्ष के महत्वपूर्ण एवं दूरगामी प्रभाव हुए। फ्रांस एवं ब्रिटेन का यह
आर्थिक संघर्ष 1807 से 1814 के संपूर्ण काल पर छाया रहा। लेकिन महाद्वीपीय व्यवस्था के द्वारा नेपोलियन इंग्लैंड को परास्त करने के अपने प्रयोजन में असफल रहा। आर्थिक असहिष्णुता का जो लंबा युद्ध फ्रांस एवं इंग्लैंड के मध्य हुआ, उसमें हार इंग्लैंड की नहीं बल्कि फ्रांस की हुई। नेपोलियन ने यूरोप के अनेक देशों से अपने संबंध शत्रुतापूर्ण बना लिए। महाद्वीपीय व्यवस्था की सफलता के लिए यह आवश्यक था कि यूरोप में उसका सर्वत्र एवं अनवरत अनुपालन हो। इसके लिए यूरोप के सभी देशों का सहयोग नेपोलियन के लिए अनिवार्य था। नेपोलियन ने तिलसिट की संधि के माध्यम से रूस का सहयोग प्राप्त कर लिया। डेनमार्क ने भी नेपोलियन का पक्ष लिया, लेकिन स्वीडन ने ब्रिटेन का साथ दिया। हॉलैंड के राजा लुई, जो कि नेपोलियन का भाई था, ने महाद्वीपीय प्रतिबंध को लागू नहीं किया, क्योंकि ऐसा करने पर हॉलैंड बर्बाद हो जाता। इस प्रकार के रवैये के कारण नेपोलियन ने 1810 में हॉलैंड को फ्रांस में मिला लिया। इटली में पोप ने फ्रांस का साथ देने की बजाय तटस्थ रहने की नीति अपनाई। नेपोलियन ने नाराज होकर पोप के अधीनस्थ राज्यों को इटली के शाही राज्य में मिला लिया। पोप ने नेपोलियन को धर्म से निष्कासित कर दिया। नेपोलियन ने पोप को गिरफ्तार कर लिया और उसे इस अवस्था में कई वर्षों तक रखा। उसने महाद्वीपीय व्यवस्था को लागू करने के प्रति अनिच्छा प्रदर्शित की। नेपोलियन को पुर्तगाल के विरुद्ध भी युद्ध करना पड़ा। सारांशतः कहा जा सकता है कि नेपोलियन महाद्वीपीय व्यवस्था को लागू करने के लिए निरंतर प्रयासरत एवं संघर्षरत रहा। इसके लिए उसने अपना रुख आक्रामक बनाए रखा, लेकिन इस सब के बावजूद महाद्वीपीय व्यवस्था असफल हो गई। अब महाद्वीपीय व्यवस्था की इस असफलता के कारण, तो पहला कारण है यूरोप के लिए ब्रिटिश उत्पादित वस्तुओं की अपरिहार्यता। यूरोप में विभिन्न देशों में ब्रिटेन में उत्पादित कुछ वस्तुओं की आवश्यकता इतनी प्रबल थी कि यूरोप के देशों, यहाँ तक कि फ्रांस के मित्र राष्ट्रों ने भी महाद्वीपीय व्यवस्था को हृदय से स्वीकार नहीं किया, और कुछ देशों ने तो इसे प्रत्यक्षतः अस्वीकार कर दिया, जिसके कारण नेपोलियन को ऐसे देशों के साथ युद्धों में उलझना पड़ा। स्वयं नेपोलियन के भाई लुई ने, जो कि हॉलैंड का राजा था, महाद्वीपीय व्यवस्था को लागू करने के प्रति अनिच्छा प्रदर्शित की, क्योंकि इस व्यवस्था को लागू करने पर हॉलैंड की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो जाती। ब्रिटेन से भारी मात्रा में चाय, कॉफ़ी एवं चीनी की आपूर्ति राइन संघ के जर्मन देशों तथा यूरोप के अन्य देशों को ही जाती थी। इन वस्तुओं की आपूर्ति को पूरी तरह समाप्त कर देने का अर्थ होता यूरोप में इन वस्तुओं की कमी तथा इनकी कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि, जो जनता के आर्थिक असंतोष का कारण बनती। नेक्स्ट, दूसरा है असफलता का कारण ब्रिटेन की नौसैनिक श्रेष्ठता एवं औपनिवेशिक संपन्नता। ब्रिटेन की नौसैनिक श्रेष्ठता एवं सर्वोच्चता को देखते हुए फ्रांस के लिए उसके सामुद्रिक व्यापार पर प्रतिबंध लगा पाना बड़ा दुष्कर कार्य था। फ्रांस के पास ऐसी समर्थ नौसैनिक शक्ति नहीं थी जो कि यूरोप के विस्तृत समुद्री तट पर ब्रिटिश जहाज़ों के अनौपचारिक आगमन को रोक सकती। ब्रिटेन के अनेक उपनिवेश ऐसे थे जिनके साथ उसका सामुद्रिक व्यापार निर्बाध गति से चल रहा था। इन उपनिवेशों से कच्चा माल ब्रिटेन में आता रहा और ब्रिटेन में तैयार किया गया माल इन उपनिवेशों में जाता रहा। महाद्वीपीय प्रतिबंध के द्वारा ब्रिटेन के वाणिज्यिक विनाश की जो योजना नेपोलियन ने बनाई थी, वह ब्रिटेन की नौसैनिक श्रेष्ठता एवं औपनिवेशिक संपन्नता के कारण निष्प्रभावी हो गई। तीसरा कारण असफलता का है एक उच्चाकांक्षी एवं अव्यावहारिक व्यवस्था। महाद्वीपीय व्यवस्था नेपोलियन की एक उच्च आकांक्षी एवं अव्यावहारिक व्यवस्था थी और इस कारण वह असफल हुई। उच्च आकांक्षी इस अर्थ में कि नेपोलियन इस व्यवस्था के माध्यम से इतना अधिक प्राप्त करने की आकांक्षा कर रहा था जो तात्कालिक परिस्थितियों में संभव नहीं था। ब्रिटेन का वाणिज्यिक विनाश मात्र महाद्वीपीय प्रतिबंध से संभव नहीं था। इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध की आवश्यकता थी, जिसके अनुसार यूरोप के बाहर के उपनिवेशों एवं देशों से भी ब्रिटेन के व्यापार
को प्रतिबंधित किया जा सकता। नेपोलियन यूरोपीय महाद्वीप का विजेता था, विश्व विजेता नहीं। दूसरी ओर ब्रिटेन के व्यापारिक संबंध यूरोपीय ही नहीं थे, अंतर्राष्ट्रीय भी थे। इसी कारण वह महाद्वीपीय प्रतिबंध के प्रभाव से बच गया। महाद्वीपीय व्यवस्था को लागू करते समय नेपोलियन ने अनेक व्यावहारिक तथ्यों को अनदेखा कर दिया। यूरोपीय राष्ट्रों के लिए ब्रिटिश उत्पादित वस्तुओं का परित्याग आर्थिक दृष्टि से आत्मघाती था, क्योंकि उन वस्तुओं की किसी अन्य स्रोत से उपलब्धि की व्यवस्था नेपोलियन ने नहीं की थी। स्वयं फ्रांस के उद्योग धंधे अभी इतने विकसित नहीं थे। उसकी सैद्धांतिक हठधर्मिता उसके साम्राज्य के पतन की पृष्ठभूमि तैयार कर रही थी। नेपोलियन ने फ्रांस के मध्यम वर्ग को भी नाखुश कर दिया। नेपोलियन ने महाद्वीपीय व्यवस्था द्वारा न केवल यूरोप के लोगों को अपने साम्राज्य के विरुद्ध कर लिया, बल्कि उसने फ्रांस के मध्यम वर्ग के विश्वास को भी खो दिया, जो कि क्रांति का मुख्य लाभ पाने वाला वर्ग था और जिस वर्ग ने उसे सत्ता प्रदान की थी। फ्रांस में होने वाली 1810-11 की दीर्घ आर्थिक मंदी को महाद्वीपीय व्यवस्था का परिणाम माना जाता है और इसी समय से फ्रांस का मध्यम वर्ग नेपोलियन के साम्राज्य के भाग्य के प्रति उदासीन हो गया।